आरजेडी की बिहार की सत्ता में वापसी हुई और नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनी तो लालू प्रसाद यादव और उनके सिपह सालारों ने ऐसी फिजा बनानी शुरू कर दी कि जैसे लालू प्रसाद यादव के जितने भी पुराने आपराधिक और भ्रष्टाचार के केसेस थे उनमें वो बरी हो चुके हैं। यही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भावुकता का खेल भी खूब खेला गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो किया उसे भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ चुकी हैं। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मामला फिर से खोल दिया। साल 2018 में रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। ये मामला उस समय का है जब यूपीए की सरकार में लालू रेल मंत्री थे। हालांकि मई 2021 में जांच बंद कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से ये मामला खोला गया है। इसमें लालू के अलावा उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटियां चंदा और रागिनी यादव भी मामले के आरोपियों में शामिल हैं। इस मामले में आरोप है कि लालू यादव को डीएलएफ ग्रुप की ओर से दक्षिण दिल्ली में एक प्रॉपर्टी घूस के तौर पर दी गई थी। ये रिश्वत मुंबई के बांद्रा में रेल लैंड लीज प्रोजेक्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सुधार के तौर पर दिए जाने का आरोप है। इस संपत्ति को डीएलएफ की ओर से फंड की गई शेल कंपनी ने मार्केट रेट से काफी कम दाम पर खरीदा था और इसके बाद इस शेल कंपनी को तेजस्वी यादव की ओर से खरीदे जाने का आरोप है। इस डील में यादव परिवार के कुछ और सदस्य भी शामिल थे। इस डील के जरिए ही दक्षिण दिल्ली में स्थित बंगले का मालिकाना हक यादव परिवार के पास चला गया। सीबीआई ने ऐसे वक्त में ये जांच खोली है जब लालू यादव हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटे हैं और फिलहाल रिकवर कर रहे हैं। इसलिए सीबीआई के इस ताजा कदम से बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि वे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। बता दें कि सीबीआई ने पहले लालू पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं ली थी, लेकिन हाल ही में मंजूरी मिलने के बाद राजद संरक्षक के खिलाफ ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया। सीबीआई ने 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। विशेष जज गीतांजलि गोयल ने बिहार के डिप्टी सीएम को 28 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है। बहरहाल, जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन किया, आरजेडी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की लाख कोशिशों और राजस्थान के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अपने सारे घोड़े खोल देने के बाद भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद थमता नहीं दिख रहा। दोनों के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है और दोनों गुट के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इन हालातों के बीच आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की नैया डूबनी तय मानी जा रही है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि एक जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। सीएम बनने के लिए सभी जातियों का समर्थन चाहिए। खुद को 36 कौम का नेता बताते हुए गहलोत ने भरतपुर के उज्जैन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनकी जाति के अकेले विधायक हैं, वह भी सीएम। मुझे सभी जातियों का समर्थन मिला है, इसलिए सीएम बना हूं। उन्होंने धौंस जमाते हुए भी कहा कि पार्टी हाईकमान का उन पर भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने कहा कि वह बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हर वर्ग और जाति के लोग उनको प्यार करते हैं। वह 36 कौम के नेता हैं। वे ताउम्र जनता की सेवा करते रहेंगे। जाट हो, गुर्जर हो, बनिया हो, मीणा हो, सभी को समर्थन मिला। मैं इस बात को जानता हूं कि जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर 36 कौम मुझसे प्यार नहीं करती, आशीर्वाद नहीं देती, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री कैसे बनता। सीएम गहलोत ने कहा कि बसपा से आए विधायकों ने मेरी सरकार बचाई, मैं उनका आभारी हूं। मैं मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने हूं। बसपा विधायकों के साथ की वजह से ही मुख्यमंत्री हूं, नहीं तो मेरी सरकार गिर जाती। विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और उनके साथियों ने हमारा साथ दिया क्योंकि हमारी संख्या कम आई थी, फुल नहीं थी, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। इन्होंने सरकार बचाई। अगर ये लोग साथ नहीं देते तो मैं समझता हूं कि आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं मिलता। गहलोत ने आगे कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। अगर राजस्थान के लोगों ने हमको आशीर्वाद दे दिया, सरकार रिपीट करवा दी, तो आप देखेंगे कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान देश में सिरमौर बने, मॉडल स्टेट बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि ये बीजेपी वाले काम नहीं करते, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। बीजेपी वाले काम कम, मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। कांग्रेस वाले काम ज्यादा करते हैं, मार्केटिंग कम कर पाते हैं। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, जो हमारी योजनाएं हैं उनको आप कम से कम गरीब आदमी तक पहुंचाएं। एक आदमी भी राजस्थान में वंचित नहीं रहना चाहिए। चिरंजीवी योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन मुझे हर कहीं प्यार और मोहब्बत ही दिखा।
लोगों में नफरत नहीं, आपसी प्रेम है, और फिर बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। फिर कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान आपस में मिल गए हैं और भारत पर एक साथ आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर अंबानी और अडानी का नाम भी दोहराते हैं। लेकिन जब कांग्रेस को लगता है कि इन बातों से कोई हलचल नहीं हुई, राहुल गांधी को पीछे कर पार्टी के महासचिव जयराम रमेश सामने आते हैं और एक नया शिगुफा छोड़ते हैं। जयराम रमेश ने यह कहकर सनसनी फैलाने की कोशिश की कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत करने वालों से आईबी पूछताछ कर रही है। उनके इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप आरोप लगा रही है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अनाप शनाप आरोप लगा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वो इस यात्रा को प्रासंगिक करना चाहती है। आईबी को क्या पड़ी है कि वो जाकर पूछताछ करेगी? यात्रा तो चल ही रही है। बीजेपी ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि समझ ही नहीं आता कि कांग्रेस और राहुल का चीन के साथ क्या लगाव है। हर बात उन्हें चीन के साथ ही अच्छी लगती है। वहाँ पहले कोविड को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन राहुल को चीन अच्छा लगता है। नलिन कोहली ने कहा कि मोदी जी की वजह से भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ निवेश कर रही हैं, लेकिन राहुल को अच्छा नहीं लगता। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कोऑर्डिनेटर गौरव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस के दोहरे मापदंड की कोई सीमा नहीं। एक तरफ खड़गे के दफ्तर से जुड़े कांग्रेस नेता अटल जी के लिए अनाप शनाप बातें कहते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट पहले राम फिर वाम का नारा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सुरताल बदले हुए हैं। 16 दिसंबर को अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच हुई बैठक और विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराने से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का इनकार के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तक पीएम मोदी की बैठक का बहिष्कार करने वाली ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कलकत्ता में होने जा रहे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। इन सब के बीच अमित शाह का ये ऐलान कि 2024 के बाद देश की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस और लेफ्ट सहित दूसरे विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए। सवाल उठने लगे कि क्या एसएससी भर्ती घोटाला, मनरेगा घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी मामले में फंसी टीएमसी मजबूर होकर ये सब कर रही है? ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद 16 दिसंबर को बंगाल के राज्य सचिवालय नबन्ना के मुख्यमंत्री के कक्ष में 15 मिनट की बैठक की। उस समय राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे पास केंद्र से बकाया है। केंद्र सरकार ने पिछले जनवरी में मनरेगा में एक भी पैसा पश्चिम बंगाल का भुगतान नहीं किया है। बकाया राशि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ममता बनर्जी ने इस मामले पर गृह मंत्री को एक पत्र भी दिया था और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान गृह मंत्री के साथ इस बिंदु को उठाया होगा। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक धन वितरण को रोकने के केंद्र के फैसले ने राज्य प्रशासन को प्रभावित किया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री की मदद लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस साल की शुरुआत में कथित स्कूल नौकरी घोटाला सामने आने के बाद से बनर्जी बैकफुट पर हैं और भाजपा के साथ राजनीतिक समझ की कोशिश कर रही हैं ताकि केंद्रीय एजेंसियां पीछे हट जाएं। बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी के कई नेता जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। इस बीच अमित शाह ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत का देश की राजनीति पर व्यापक असर पड़ेगा और 2024 में देश की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि गुजरात में नई पार्टियां आई, बड़े बड़े दावे किए, विधानसभा चुनाव से पहले गारंटी का वादा किया, लेकिन नतीजों के बाद उनका सफाया हो गया। अमित शाह ने कहा कि गुजरात में भाजपा की भारी जीत से साबित होता है कि ये राज्य हमेशा पार्टी का गढ़ रहा है और रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान खूब हो हल्ला और चुनावी वादों को लेकर भी जिक्र किया, लेकिन केवल 5 सीटें जीतने में सफल रही आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने तंज कसा, जबकि कांग्रेस पार्टी 17 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से शांत हैं।
हमेशा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमलावर रहने वाली दीदी का ये रुख देखकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस और वाम दलों को भी दाल में काला नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि सरकारी स्कूल्स में नौकरियों की धांधली के मामले में ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। भाजपा और टीएमसी के बीच पर्दे के पीछे सांठगांठ चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जब से के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता फंसी हैं, तभी से उनका इरादा बीजेपी से बदला लेने का था, क्योंकि बेटी की कारस्तानी की वजह से पीएम पद का उनका सपना टूटता हुआ दिखने लगा और इसलिए केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस कर दिया। कोशिश ये थी कि पीएम नहीं तो कम से कम सीएम ही बने रहें, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी ने अपना जनाधार तेजी से बढ़ाया है और केसीआर के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। एक तरफ बीजेपी को रोकना और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार के घोटाले से अपनी बेटी को बेदाग निकालने की दोहरी चुनौती केसीआर के सामने खड़ी हो गई। तो अचानक एक कहानी सामने आई, जिसमें टीआरएस ने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया और झटपट इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में केसीआर को तगड़ा झटका दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल को भी रद्द कर दिया। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी नेता और एडवोकेट रामचंद्र राव ने कहा कि हाईकोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। हाईकोर्ट ने एसआईटी को भी रद्द कर दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। 30 अक्टूबर को तेलंगाना पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप में 3 आरोपियों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिंघियाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव वीएल संतोष समेत 7 को आरोपी बनाया है। तेलंगाना बीजेपी ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई की जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तेलंगाना पुलिस के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने को कहा था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।